हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी अ जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हिस्ट्री का सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और खिलजी वंश तक हम पहुंच चुके थे। खिलजी वंश में जो खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अगर हम खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से लेकर 1320 है ना, इसका कार्यकाल है। और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है वही इसके संस्थापक है, इस वंश के। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की अगर बात करें तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि बरनी की कृति है तारीख फिरोज शाही, वो सोर्स है उनके बारे में जानने का। उसके बाद कार्यकाल आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा होता है और दामाद भी होता है, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी अपनी पुत्री का विवाह उससे करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तो अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर जब आक्रमण करता है, आक्रमण करके वहां से लूट कर धन वगैरह लेकर पहुंचता है कड़ा मानिकपुर, और ये संदेश पहुंचता है जलालुद्दीन खिलजी के पास। तो जलालुद्दीन खिलजी उसके बाद मतलब फाइनली होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी इमोशनल ब्लैकमेल करता है एक तरीके से कि नहीं, मैं सुधर गया हूं और मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं माफी मांगना चाहता हूं। और वो इनवाइट करता है जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर, और वो जाते भी हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं और फाइनली उसको इमोशनल करके कि आप अकेले आइएगा और मैं डरा हुआ हूँ, सारी बातें बोलकर, और फाइनली होता क्या है कि उसका वध कर देता है धोखे से। तो यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाता है जलालुद्दीन खिलजी का, और अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जिनका नाम होता है अली गुरसब, और जो कि अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी उपाधियां ली थी और देखेंगे हम लोग, बहुत विस्तार में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पहला पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो 1296 से 1316, 1296 से 1316 इनका कार्यकाल है। मूल नाम क्या है? अली गुरसब है। और जैसा कि मैंने बताया कि जलालुद्दीन खिलजी के ये दामाद थे और उनके भतीजे भी थे, और इन्होंने ही उसका धोखे से वध कर दिया था कड़ा मानिकपुर में। ठीक है, देवगिरी को लूटने के बाद एक घड़ियाली आंसू बहाकर और उसे वहां पे इनवाइट करता है जलालुद्दीन खिलजी को, और फाइनली उसका वध कर देता है। उपाधि की अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तो बरनी बोलते हैं कि इन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि ली थी, सिकंदर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, अबुल मुजफ्फर सुल्तान अल-दुनिया व दिन मोहम्मद शाह खिलजी, यामनी उल खिलाफत, नासिरी अमीर मुमनिन, खलीफा का नाइब इसे बोलते हैं, एंड द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सानी, खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, याद रखना खजाइनुल फुतूह में ये कृति है, किसकी है? अमीर खुसरो की है, तोतिए हिंद इनको बोलते हैं। इन्होंने अलाउद्दीन को क्या बोला है? विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से इन्हें विभूषित किया गया है। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का उपाधि हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक जीवन की अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र था, तभी तो भतीजा था, मतलब जलालुद्दीन का जो भाई था उसका पुत्र था और जलालुद्दीन का भतीजा था। ठीक है, शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी बलबन की सेना में, अब ये जो बलबन वंश था, बलबनी वंश हम पढ़ चुके हैं, तो वहां पर जो बलबन की सेना थी उसमें एक, उसी में ही ये भी एक सेना में मतलब सैनिक की पद पर था। ठीक है, सैनिक था, और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है शिहाबुद्दीन की, यानी जलालुद्दीन के भाई की। ठीक है, आकस्मिक मृत्यु के बाद अलाउद्दीन की परवरिश उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जब जलालुद्दीन खिलजी का भाई मर जाता है, एकदम अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अलाउद्दीन का पालन पोषण जलालुद्दीन करता और वही अलाउद्दीन उसका वध कर देता है। ठीक है, अलाउद्दीन के तीन छोटे भाई थे। अल्मास बेग, इसी का नाम ही मिलता है। ठीक है, अल्मास बेग, कुतलुग, तिगीन और मोहम्मद। ठीक है, याद रखिएगा, अल्मास बेग और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों का जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी दो पुत्रियों का विवाह इन दोनों से कर दिया था। एक का विवाह किया था अलाउद्दीन से, एक का विवाह किया था अल्मास बेग का, तो अल्मास बेग का ही नाम आता है। ओके,
किंतु इतिहास में केवल अल्मास बेग का ही नाम मिलता है। अल्मास बेग की उपाधि उलुग खां की थी। याद रखिएगा, अल्मास बेग की उपाधि क्या थी? उलुग खां की थी। बचपन से ही अलाउद्दीन की अभिरुचि शिक्षा प्राप्त करने से अधिक सैनिक कार्यों में थी। वो पढ़ाई वढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, वो उसका इसमें रुचि ही नहीं था। वो क्या करता था? सैनिक कार्यों में उसका ज्यादा रुचि था, तो उसी में लगा रहता था। उसने घुड़सवारी व तलवारबाजी में निपुणता प्राप्त की, उसमें माहिर हो गया, उसने खूब प्रैक्टिस की। ठीक है। कुछ समय बाद जलालुद्दीन ने अपनी एक पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से तथा दूसरी पुत्री का विवाह अल्मास बेग, जो कि अलाउद्दीन का भाई था, उससे कर दिया। ठीक है, अल्मास बेग से कर दिया। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना और इसी के समय ही अलाउद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष आरंभ हुआ। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक ही तो रहता है ना। 96 में कड़ा मानिकपुर में उसका वध कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उसका भतीजा होता है, जिसका अली गुरशास्प नाम होता है। जलालुद्दीन ने अपने शासन के प्रारंभ में अलाउद्दीन को अमीर तुजुक, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीर तुजुक उपाधि किसके मतलब काल में दी गई थी? तो जलालुद्दीन खिलजी के काल में ही इसको क्या उपाधि मिली थी? अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक, और उसके छोटे भाई अल्मास बेग को अखूर बेग का पद मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अखूर बेग का पद किसे मिला था? जो अल्मस बेग है ना, अल्मास बेग है, तो बेग याद रखिएगा, अखूर बेग। और अगर हम बात करें अलाउद्दीन की, तो उसको अमीर तुजुक की उपाधि किसके काल में मिली थी? सुल्तान के काल में, जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक है। 1290 से 1296 तक इसका कार्यकाल है, ये आप याद रखिएगा। मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन करने के फलस्वरूप, अब ध्यान से सुनिए, मलिक छज्जू था, उसके विद्रोह का दमन, उसने विद्रोह कर दिया था, उस विद्रोह को कुचल दिया गया और उसका दमन करने के फलस्वरूप अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया गया। यही कड़ा मानिकपुर में ही जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया गया, यहाँ पे उसने आखिरी सांसें ली। ठीक है, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया। क्यों बनाया गया? मलिक छज्जू ने जब विद्रोह किया था तो उसके विद्रोह को कुचल दिया था अलाउद्दीन ने, और अलाउद्दीन को क्या किया गया? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1292 ईस्वी में मिल्सा अभियान में सफलता के बाद, अब ये 1292 में जो मिल्सा अभियान हुआ था, उसमें सफलता के बाद उसे आरीज मुमालिक के पद के साथ ही उसे अवध की सूबेदारी प्रदान की गई। अवध का सूबेदारी भी इसको मिल गया। धन लूटने के उद्देश्य से अलाउद्दीन का दूसरा अभियान देवगिरी पर हुआ। उसने साउथ में, दक्षिण में मतलब आक्रमण करने की अनुमति मांगी थी और शायद नहीं मिली थी, और इसने फिर भी दक्षिण में अब ये किया था, लूट किया था, एक तरीके से देवगिरी को लूटा था। ठीक है, वहां पे आक्रमण करके वहां से अतुल संपत्ति लूट कर देवगिरी से प्राप्त धन अलाउद्दीन की स्थिति सुदृढ़ कर दी। मतलब कहने का अपार संपत्ति से मिली देवगिरी को लूटने के बाद, और वहां से लौटता है। तो मैंने जैसा कि बताया कि जब कड़ा मानिकपुर पहुंचता है तो वहां से ये संदेश पहुंचता है जलालुद्दीन के पास। ठीक है, और फाइनली वो जलालुद्दीन के रहते हुए तो कुछ कर नहीं पा रहा था, तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं एक षड्यंत्र के थ्रू उसने क्या किया, उसको एक पत्र लिखा और बोला, यह संदेश भिजवाया कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। और जलालुद्दीन खिलजी उस अलाउद्दीन खिलजी की बातों में आ जाते हैं, और जब वो जाते हैं उससे मिलने के लिए, तो उसका धोखे से कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी वध कर देता है। ठीक है, तो 1296 में उसका हत्या कर दिया जाता है। अब देखिए, इसकी धन मिला तो इसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई। अब उसके अंदर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने की लालसा जागृत हुई, तभी तो इसने षड्यंत्र किया उसने। फलस्वरूप अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का तख्त पलटने का मंसूबा बना लिया और धोखे से अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मणिकपुर बुलवाकर कत्ल कर दिया, तथा 19 जुलाई 1296 को अपने आप को सुल्तान घोषित करता है ये। ठीक है, और 20 जुलाई से इसका शुरू हो जाता है कार्यकाल। ठीक है, तो इसने ये सारी चीजें की। अब देखिए आगे प्रारंभिक कार्य। अब जब ये सिंहासन पर बैठता है 20 जुलाई 1296,
तो करता क्या है, स्टार्टिंग में जैसे ही बैठा तो इसने सबसे पहला काम क्या किया, दिल्ली की राजगद्दी संभालने के बाद अलाउद्दीन ने सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। इसने एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, सबसे पहले प्रशासन को देखा, ठीक है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधारना है, ठीक है, ओके। उसने एक मिली जुली सरकार का गठन किया जिसमें 3 वर्ग सम्मिलित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम विगत दास वंश के अमीर जो अब भी उच्च पदों पर नियुक्त थे, ठीक है। दूसरा था जलालुद्दीन के वे अधिकारी जो उससे मिल गए थे, ठीक है। दूसरे वे जो जलालुद्दीन के अधिकारी थे लेकिन मिले किससे थे, अलाउद्दीन से मिल गए थे। एंड थर्ड क्या था कि वे अधिकारी थे जिन्हें स्वयं अलाउद्दीन ने नियुक्त किया था। तो 3 की हमने बात की। एक हमने बात किया प्रथम जो दास वंश के अमीर थे, दास वंश के थे और उच्च पदों पे अभी भी थे, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि जलालुद्दीन के अधिकारी थे जो इससे मिल गए थे, और तीसरे वे थे जिसे अलाउद्दीन ने स्वयं नियुक्त किया था। तो 3 थे, ठीक है। चलिए, ख्वाजा खातिर को वजीर नियुक्त किया गया। तो ख्वाजा खातिर क्या थे, वजीर नियुक्त हुए, जो वजीरों में सर्वोत्तम था। इंपॉर्टेंट, ख्वाजा खातिर जो वजीर नियुक्त थे और वजीरों में ये सर्वोत्तम थे। काजी सदरुद्दीन आरिफ को सदरे जहां और साम्राज्य का मुख्य काजी पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है। काजी पर मतलब जो न्याय व्यवस्था वगैरह देखते थे। दीवाने इंशा का पद उमदत तुलमुल्क आला दबीर को दिया गया। दीवाने इंशा यानी जो पत्राचार वगैरह होता है वो देखते थे, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आता है फखरुद्दीन कूची की बात करें तो उसको दिल्ली का दादबक नियुक्त किया गया। नुसरत खां को शासन के प्रथम वर्ष दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलबन के समय दिल्ली का कोतवाल कौन था, तो फखरुद्दीन था। उसी समय अलाउद्दीन के समय कौन था कोतवाल, तो आपको पता होना चाहिए नुसरत खां, जो कि शासन के प्रथम वर्ष दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया गया था। तथा जफर खां को सुरक्षा मंत्री, तो सुरक्षा मंत्री कौन थे, जफर खां थे। और अला उल मुल्क को कड़ा और अवध प्रदेश, कड़ा मानिकपुर और अवध का कौन था सूबेदार, पहले अलाउद्दीन था, है ना। अब उसी की बात कर रहे हैं। अला उल मुल्क को कड़ा और अवध प्रदेश दिए गए। सभी सैनिक को 6 माह का वेतन पुरस्कार स्वरूप दिया गया, ठीक है। और उलेमा, शेख और अन्य सरदारों को भूमि और पद देकर खुश किया गया। तो उलेमा, शेख और अन्य जो सरदार थे उनको जो है भूमि और कुछ पद देकर, किसी को भूमि दी गई, किसी को पद दिया गया, और इससे उन्हें हैप्पी कर दिया गया कि ये आपके लिए भी है। तो ये इसका प्रारंभिक कार्य था। मैंने अभी बताया, फिर से समझिए, 3 चीजों की बात की। पहला तो मैंने बताया उसे कि जो दास वंश था जो अभी भी उच्च पदों पे था। दूसरे वे थे जो कि जलालुद्दीन के थे, लेकिन जलालुद्दीन की सेना में थे लेकिन मिल गए थे इससे, ठीक है। और तीसरा था अलाउद्दीन ने जिन्हें खुद नियुक्त किया था, ओके। ख्वाजा खातिर वजीर नियुक्त किया गया था जो कि सबसे उच्च था, सर्वोत्तम था। काजी सदरुद्दीन आरिफ को, ठीक है। और साम्राज्य का मुख्य काजी पद नियुक्त किया गया, तो सदरुद्दीन थे। दीवाने इंशा की बात करें, उमदत तुलमुल्क आला दबीर को दिया गया। और फखरुद्दीन कूची को दिल्ली का दादबक नियुक्त किया गया। नुसरत खां को शासन के प्रथम वर्ष दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया गया, नुसरत खां। और जफर खां को सुरक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। अला उल मुल्क को कड़ा और अवध प्रदेश दिए गए। सभी सैनिकों को 6 माह का वेतन पुरस्कार में दिया गया। और बाकी जो लोग थे जैसे कि उलेमा, शेख और अन्य जो सरदार थे उनको कुछ को जमीन दी गई और कुछ को मतलब पद देकर उन्हें खुश कर दिया गया। तो ये इसका प्रारंभिक कार्य था अलाउद्दीन खिलजी का, जो कि हमने देखा। अब जलाली परिवार की अगर हम बात करते हैं तो इसको देखिए। सत्ता पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने व शासन व्यवस्था को संगठित करने के बाद अलाउद्दीन ने जलाली परिवार की ओर ध्यान दिया। पहले तो उसने इधर उधर ध्यान ना देके जैसे ही वो अपनी गद्दी को संभालता है तो सबसे पहले उसने प्रशासन को देखा, पहला काम था उसका। दूसरा, सत्ता पर अपनी स्थिति जब उसने बिल्कुल सुदृढ़ कर ली, मजबूत कर ली, उसके बाद उसने क्या किया, जलाली परिवार की ओर ध्यान दिया।
अरकली खां उस समय मुल्तान एवं सिंध का गवर्नर था। तो एक अरकली खां थे जो कि उस समय मुल्तान और सिंध के क्या थे, गवर्नर थे। उलुग खां और जफर खां को 40,000 की सेना लेकर मुल्तान भेजा गया। ये उलुग खां और जफर खां आपने देखा है अभी, ठीक है। इनको क्या किस पद पर रखा गया वो दिमाग में बार बार रिकॉल करते रहिए, जब भी याद होगा। 40,000 की सेना लेकर मुल्तान भेजा गया। उन्होंने मुल्तान के दुर्ग का घेरा डाल दिया। इन्होंने, जफर ने क्या किया कि मुल्तान को क्या किया, दुर्ग जो था उसका घेरा डाला, और 2 महीने के प्रतिरोध के बाद शत्रु ने समर्पण कर दिया। 2 महीने तक वहीं पर रहे एंड फाइनली जो इनके शत्रु थे उन्होंने क्या, आत्मसमर्पण कर दिया। ओके, सेना ने मुल्तान पर अधिकार कर अरकली खां और परिवार के अन्य सदस्यों को बंदी बना लिया। अरकली खां को बंदी बना लिया गया, न केवल अरकली को बल्कि उसके परिवार के लोगों को भी बंदी बना लिया गया। और साथ ही याद रखिएगा कि बाद में अरकली खां, कद्र खां और मलिक अहमद को अंधा कर दिया गया। इनकी आंखें फोड़ दी गई और इन्हें अंधा कर दिया गया। ठीक है, तो ये जलाली परिवार हमने देखा सत्ता पर बैठा, और सत्ता पर बैठने के बाद सबसे पहले तो उसने अपने प्रशासन को और अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। उसके बाद जलाली परिवार पर उसने ध्यान दिया, और किस तरीके से उसने जफर वगैरह को कहां पे भेजा, सिंध, मुल्तान और सिंध का गवर्नर जो था अरकली खां उस समय था, उसके उलुग खां, जफर खां को उसने वहां पर आक्रमण के लिए भेजा, और इन लोगों ने फाइनली वहां के दुर्ग पर घेरा डाला। 2 महीने बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया, और फाइनली उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी फैमिली को भी, और बाद में उसे अंधा कर दिया गया। ठीक है, अरकली खां, कद्र खां और मलिक अहमद। अब आते हैं राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत आते ही दिमाग में आपके बलवन घूमना चाहिए। ठीक है, ओके। अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक था। वह पूर्ण निरंकुशता में विश्वास करता था। उसका राजत्व सिद्धांत मुख्य रूप से 3 बातों पर आधारित था: शासन की निरंकुशता, धर्म और राजनीति का पृथक्कीकरण। ठीक है, मतलब राजनीति का अलगाव। ठीक है, तथा साम्राज्यवाद। तो अमीर खुसरो, जिसने अलाउद्दीन के राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, अलाउद्दीन को न्याय संगत बनाने व ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो राजत्व का सिद्धांत, अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक था, वो पूर्ण निरंकुशता में बिलीव करता था। उसका राजत्व सिद्धांत मुख्य रूप से 3 बातों पर था। तो ये आपको याद रखना, कौन कौन सी 3 बातें हैं? शासन की निरंकुशता, धर्म और राजनीति का पृथक्कीकरण तथा साम्राज्यवाद। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने शासन की सर्वोच्च उपलब्धि उसकी विजयों को मानते हुए साम्राज्यवाद में बिलीव करता था। ठीक है, तो विजयों को मानते हुए लिखा है कि सूर्य पूरब से पश्चिम तक धरती को अपनी तलवार की किरणों से आलोकित करता है। सूर्य पूर्व से पश्चिम तक धरती को अपनी तलवार की किरणों से आलोकित करता है। उसी प्रकार शासन को भी विजय हासिल करनी चाहिए और उन विजयों को सुरक्षित रखना चाहिए। अलाउद्दीन ने बलवन द्वारा प्रस्तुत निरंकुशता के सिद्धांत को और प्रबल बनाया। आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ले कि बलवन द्वारा जो स्टार्ट किया गया था राजत्व का सिद्धांत, वो उसको और ज्यादा प्रबल किसने बनाया? तो आप क्या बोलोगे? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, प्रबल बनाया। बलवन ने शासन को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया था, है ना? परंतु अलाउद्दीन ने क्या किया? उसके अनुसार, अलाउद्दीन के अनुसार, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, बलवन ने शासन को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया था, लेकिन अलाउद्दीन के अनुसार सत्ता का स्रोत शक्ति में निहित था। मतलब वो पावर को ही सब कुछ मानता था, और शासक ना तो ईश्वर की अनुकंपा से सिंहासन प्राप्त करता है और ना ही जनता की इच्छा से, और ना ही उलेमा और सामंतों के सहयोग से। वो सीधा बोलता था, ना तो ईश्वर का कोई आशीर्वाद है जिससे वो शासक बनता है, ना ही जनता का इसमें कोई लेन देन है, और ना ही उलेमा और सामंत। ठीक है, वो इन पे बिलीव नहीं करता। वह अपने बहुलता से सत्ता पर अधिकार करता है, अपनी बहुलता से सत्ता पर अधिकार करता है, और जब तक वह शक्ति सत्ता भी बनी रहती है, जब तक शक्तिशाली है तब तक वो सत्ता पर रहेगा। जलालुद्दीन की मूर्खता की वजह से उसका अंत हुआ, है ना? तो अगर आप शक्तिशाली हो, चालाक हो, तो जितना ही शक्तिशाली, जितना ही चौकन्ना रहेगा, उतने ही ज्यादा समय तक सत्ता पर रहेगा। ठीक है,
अपने व्यवहार से अलाउद्दीन ने शासन की निरंकुशता को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से पृथक किया। धर्म और राजनीति को एक साथ उसने नहीं लाया, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, दोनों का अलगाव किया इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसने उलेमाओं के इच्छाओं का पालन नहीं किया। ये जो उलेमा वर्ग थे ना, इनकी जो इच्छाएं रहती थी तो इनकी इच्छाओं का पालन नहीं किया, तथा उसने उनके विरुद्ध प्रशासन की नीति अपनाई थी। ठीक है, जो भी उलेमा वर्ग कहते होंगे तो उसको हमेशा मना करके और वो अपने हिसाब से चलता था। अलाउद्दीन ने यामनी उल खिलाफत, खलीफा का नाइब, इंपॉर्टेंट, यामनी उल खिलाफत, खलीफा का नाइब की उपाधि ग्रहण की थी, जिसका आशय होता है नाम मात्र के लिए खलीफा की परंपराओं को स्थापित करना। नाम मात्र के लिए खलीफा की परंपराओं को मतलब स्थापित करना। उसने खलीफा से अपने सुल्तान पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। उसने ये भी नहीं जरूरी समझा कि खलीफा से अपने पद की मतलब अनुमति मांगे। ठीक है, और ना ही कभी उसके लिए प्रयत्न भी किया। उसने शरीयत के संबंध में काजी मुगीस से कहा, काजी मुगीस थे तो शरीयत जो था, तो शरीयत के संबंध में उसने कुछ शब्द बोले हैं काजी मुगीस से। उसने कहा कि मौलाना मुगीस, ना मुझे कुछ ज्ञान है और ना मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, क्योंकि बचपन से ही वो सैनिक कार्य में ये हो गया था, संलग्न हो गया था, तो पुस्तक पे तो उसका ध्यान ही नहीं था, पढ़ाई लिखाई तो उसने की नहीं। तो उसने सीधा बोला कि ना तो मुझे कोई ज्ञान है, ना ही मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है। ओके, तब भी मैं मुसलमान पैदा हुआ हूं और मेरे पूर्वज पीढ़ियों से मुसलमान रहे हैं। इसने ये बोला, उन विद्रोहों को रोकने के लिए जिसमें हजारों जीवन नष्ट हो जाते हैं, मैं अपनी प्रजा को ऐसे आदेश देता हूं। ये कह रहा है कि उन विद्रोहों को रोकने के लिए जिसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है, हजारों लोग मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मैं अपनी प्रजा को ऐसे आदेश देता हूं, अपनी प्रजा को मैं संबोधित करता हूं, बोलता हूं जो उनकी और राज्य की भलाई के लिए लाभप्रद समझता हूं, जो मैं उनके लिए अच्छा समझता हूं, जो मैं उनके लाभ में, जो उनके हित में समझता हूं, मैं ऐसा ही आदेश अपनी जनता को, अपनी प्रजा को देता हूं। मैं ऐसे आदेश देता हूं जिन्हें राज्य के लिए लाभदायक और परिस्थितियों के लिए अनुकूल समझता हूं। ठीक है, तो ये मुगीस से इन्होंने शब्द बोले। मैं नहीं जानता कि शरा और उनकी आज्ञा प्रदान करता है कि नहीं, मैं नहीं जानता कि गिन रहा होऊंगा तो उस समय खुदा क्या करेगा। साम्राज्यवाद भी अलाउद्दीन के, अब ये बात हो गई, अब साम्राज्यवाद के बारे में आते हैं। साम्राज्यवाद तीसरा क्या था इसका, साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद भी अलाउद्दीन के राजत्व के सिद्धांत का एक आधार था। बिल्कुल, बर्नी के अनुसार, बर्नी ने क्या बोला, अलाउद्दीन ने एक नए धर्म की स्थापना तथा विश्व विजय की योजना बनाई थी। विश्व विजय, सिकंदर सानी, सिकंदर क्या था, विश्व विजय पर निकला था, है ना। तो इसने उसी से प्रभावित होकर सिकंदर सानी की उपाधि ली थी, है ना। तो विश्व विजय की योजना बनाई और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। यहां तक कि उसने अपने सिक्कों और सार्वजनिक जो प्रार्थनाएं थी, स्वयं को उस पर द्वितीय सिकंदर घोषित कर दिया, सिक्कों पर भी अंकित करवा दिया। ठीक है, परंतु अपने परामर्शदाता काजी अला उल मुल्क के सुझाव पर, जो परामर्शदाता थे, जो इनको सुझाव या फिर इनको सलाह मशवरा करते थे, तो परामर्शदाता काजी, क्या नाम था उनका, अला उल मुल्क, इनके सुझाव पर अपनी दोनों योजना त्याग दी। बनाया तो था इसने, लेकिन हो सकता है उन्होंने बताया कि अंत कैसा हुआ था सिकंदर का, है ना, तो इसको लगा हो, इसको थोड़ा ज्ञान आया हो, तो इसने ये चीज दिमाग से निकाल दिया था। ठीक है, दिल्ली का कोतवाल और अलाउद्दीन का मित्र अला उल मुल्क ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, फिर से रिपीट करती हूँ, दिल्ली का कोतवाल और अलाउद्दीन का एक मित्र अला उल मुल्क, यही एक ऐसा व्यक्ति था जिससे अलाउद्दीन शासन के विषय में सलाह लेता था, बाकी ये किसी को कुछ नहीं समझता था। ठीक है, ओके, अथवा जो उसे सलाह देने का साहस कर सका, यही लोग थे, एक इसका मित्र था, है ना, और एक काजी था। ओके, आगे देखते हैं। अलाउद्दीन यह समझता था कि उसका राजत्व जनता के स्नेह और भक्ति के बिना संभव नहीं है। अलाउद्दीन को यह समझ में आता था। ठीक है, उसे अपने राजत्व को जनता की दृष्टि में पवित्र और न्याय संगत बनाना था।
उसके बिना संभव नहीं था। तो ये इसने सोचा कि अपने राजत्व को ये क्या जनता की नजर में पवित्र बनाएगा, न्याय संगत बनाएगा तथा जनता द्वारा राजत्व की वैधानिकता को मान्यता दिलाना भी आवश्यक था। ठीक है, अगर आप सत्ता पर बैठे हो तो जनता सबसे पहले जरूरी है, जनता खुश होनी चाहिए। तो ठीक है, आज हमने पहला पार्ट पढ़ लिया और मिलते हैं फिर। अलाउद्दीन के बारे में और भी वीडियोस आएंगी। तो ये पहला पार्ट था जिसमें हमने बेसिक जाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब खुश रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।